हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए चौथा प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं और इस चौथे प्रैक्टिस सेट के अंदर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करेंगे। और मेरे भाई ये सभी क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, इसलिए इस चौथे प्रैक्टिस सेट को आपको कंप्लीट देखना है और इस प्रैक्टिस सेट के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही होते हैं। और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और इस प्रैक्टिस सेट के अंदर हम उन्हीं क्वेश्चनों को कवर करेंगे जो क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस चौथे प्रैक्टिस सेट को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संबंधित संख्या को ज्ञात करें। यानी कि पहला प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं, फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है। सबसे पहले तो आपको यहां पर पता करना है कि 7 से यहां पर 42 कैसे बना है। फिर इसी प्रकार से आपको यहां पर पता करना है कि 11 से यहां पर 110 कैसे बना है। फिर सेम इसी प्रकार से हम यहां पर बताएंगे कि 12 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहां पर ध्यान से समझिए इस प्रश्न को किस लॉजिक के आधार पर सोल्व किया गया है। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर पता करेंगे कि 7 से यहां पर 42 कैसे बना है। तो मेरे भाई यहां पर देखिए 7 से यहां पर 42 बनाने के लिए क्या किया गया है। सबसे पहले तो इस 7 का किया गया है स्क्वायर। तो यहां पर ध्यान से देखिए, यहां पर हम कर देंगे 7 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर कितना होता है, तो मेरे भाई 7 का स्क्वायर होता है 49। अब 49 से 42 बनाने के लिए क्या किया गया है, इस 49 में से माइनस किया गया है इसी 7 को। तो मेरे भाई 49 में से 7 को कम कर देंगे तो यहां पर कितना बच जाएगा, यहां पर बच जाएगा 42। और ध्यान से देखिए 42 यहां पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, यहां पर पता करेंगे कि 11 से 110 इसी प्रकार से बना है क्या। तो करेंगे क्या, सबसे पहले तो इस 11 का करेंगे स्क्वायर। तो मेरे भाई यहां पर ध्यान से देखिए 11 का स्क्वायर कितना होता है, तो मेरे भाई 11 का स्क्वायर होता है 121। अब 121 से 110 बनाने के लिए हम क्या कर देंगे, इस 121 में से इस 11 को कम कर देंगे। तो मेरे भाई 121 में से 11 को घटा देंगे तो यहां पर बच जाएगा 110। और ध्यान से देखिए 110 यहां पर आप सभी के सामने दिया गया है। तो उम्मीद करता हूं कि यहां पर आप आसानी से बता दोगे कि 12 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो करेंगे क्या मेरे भाई, सभी की तरह सबसे पहले तो इस 12 का हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो यहां पर ध्यान से देखिए 12 का स्क्वायर कितना होता है, तो मेरे भाई 12 का स्क्वायर होता है 144। अब इस 144 में से हम क्या कर देंगे, इसी 12 को घटा देंगे। तो यहां पर देखिए 144 में से 12 को घटा देंगे तो यहां पर बच जाएगा 132। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 132। अब हमें देखना है कि संख्या 132 किसी ऑप्शन में है। तो आंसर है संख्या 132 हमें दी गई है ऑप्शन ए के अंदर है। तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि पहला प्रश्न आप सभी को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने।
नीचे दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं ज्ञात करें। यानी कि दूसरा प्रश्न आप सभी के सामने काउंटिंग फिगर से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि नीचे जो ये वाली आकृति दी गई है इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे। तो वो देखिए इस टाइप के प्रश्न को एग्जाम में सोल्व करने के लिए बहुत ही शानदार ट्रिक है और यदि ये ट्रिक आपको याद है तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही मात्र 2 से 3 सेकंड में सोल्व करोगे। ट्रिक क्या है तो वो देखिए, यहां पर देखिए मेरे भाई, जब भी आपको इस तरह की आकृति दिखाई दे तो मेरे भाई याद रखना ऐसी आकृति में त्रिभुजों की संख्या होती है 3। ठीक है, आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है, अब ऐसी आकृति में 3 त्रिभुज कैसे होते हैं तो वो देखिए, यहां पर देखिए मेरे भाई, सबसे पहले 2 त्रिभुज तो हो जाएंगे सिंगल फलक वाले। यहां पर देखिए एक त्रिभुज हो जाएगा ये और दूसरा त्रिभुज हो जाएगा ये। इसी प्रकार से देखिए तीसरा त्रिभुज हो जाएगा डबल फलक वाला, यानी कि 1 नंबर त्रिभुज और 2 नंबर त्रिभुज, इन दोनों को मिलाकर बन जाएगा तीसरा त्रिभुज। यानी कि आपको याद रखना है कि ऐसी आकृति में त्रिभुजों की संख्या होती है 3। अब आपको ट्रिक क्या लगानी है तो वो देखिए मेरे भाई, आपको करना क्या है, यानी कि आपको इस तरह की आकृति देखनी है, बड़ी वाली आकृति में कितनी दी गई है। तो यहां पर देखिए मेरे भाई, इस तरह की आकृति बड़ी वाली आकृति में हमें यहां पर एक तो दी गई है ये, इसी प्रकार से देखिए दूसरी आकृति हमें यहां पर दी गई है ये और तीसरी आकृति हमें यहां पर दी गई है ये। यानी कि बड़ी वाली आकृति में इस तरह की आकृति दी गई है कितनी 3। और मेरे भाई एक आकृति में कितने त्रिभुज होते हैं 3 होते हैं, तो 3 का गुणा 3 के साथ में कर देंगे तो यहां पर बन जाएगा 9। अब इसी प्रकार से यहां पर देखिए इस बड़ी वाली आकृति में आपको देखने हैं क्या सिंगल फलक वाले त्रिभुज। तो मेरे भाई यहां पर ध्यान से देखिए, इस बड़ी वाली आकृति में एक त्रिभुज तो सिंगल फलक वाला है ये। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए एक सिंगल फलक वाला त्रिभुज है ये। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 नंबर है। इसी प्रकार से देखिए मेरे भाई सिंगल फलक वाला एक त्रिभुज बन जाएगा ये, तो इसको नंबर दे देंगे हम 3। यानी कि 9 के अंदर हम क्या कर देंगे 3 को और ऐड कर देंगे। इसी प्रकार से मेरे भाई यहां पर ध्यान से देखिए, इस बड़ी वाली आकृति में एक तो बड़ा वाला त्रिभुज बन रहा है कौन सा ये वाला। ठीक है, इस प्रकार से यहां से लगाकर यहां तक हो जाएगा एक त्रिभुज ये, तो यहां पर हम प्लस कर देंगे एक ये। ठीक है, इसी के साथ में मेरे भाई ध्यान से देखिए एक त्रिभुज बन रहा है ये वाला बड़ा वाला। ठीक है, ध्यान से देखिए इनको यहां से लगाकर यहां तक। ठीक है, तो यहां पर हम क्या कर देंगे प्लस एक और कर देंगे। क्या इन सभी के अलावा इस बड़ी वाली आकृति के अंदर कोई अन्य त्रिभुज है तो नहीं सर, इन सभी के अलावा इस बड़ी वाली आकृति में कोई अन्य त्रिभुज नहीं है। तब हम क्या करेंगे इन सभी को यहां पर कर लेंगे टोटल। ठीक है, तो मेरे भाई यहां पर देखिए 9 और 3 हो जाएगा 12, 12 और 1 हो जाएगा 13, 13 और 1 हो जाएगा 14। यानी कि इन सभी को हम टोटल कर लेंगे तो यहां पर आ जाएगा 14। यानी कि हमारे सामने जो ये वाली आकृति दी गई है इस आकृति के अंदर कुल त्रिभुजों की संख्या है 14। अब हमें देखना है कि 14 किसी ऑप्शन में है, तो आंसर है 14 हमें दिया गया है ऑप्शन डी के अंदर है। तो दूसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि दूसरा प्रश्न भी आप सभी को अच्छे से क्लियर हो गया होगा और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली लुप्त संख्या को ज्ञात करें। यानी कि तीसरा प्रश्न आप सभी के सामने मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि नीचे जो ये वाली आकृति दी गई है इस आकृति में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है 90% इस टाइप के प्रश्न के अंदर आपको करना क्या है, सबसे पहले आमने सामने की संख्याओं को देखना है। जैसे यहां पर आपको देखना है कि 5 के सामने यहां पर 10 कैसे आया है, इसी प्रकार से आपको यहां पर देखना
है कि 7 के सामने यहाँ पर 14 कैसे आया है। फिर इसी प्रकार से हम यहाँ पर बताएंगे कि 9 के सामने कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए इस प्रश्न को किस लॉजिक के आधार पर सोल्व किया गया है। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर देखिए कि 5 के सामने 10 यहाँ पर कैसे बन जाएगा। तो मेरे भाई देखिए ध्यान से 5 के सामने 10 बन जाएगा कैसे, यदि हम इस 5 का क्या कर दें, 2 गुना कर दें, तो 5 का 2 गुना होता है 10। और ध्यान से देखिए 5 के सामने लिखा गया है 10। इसी प्रकार से हम यहाँ पर देखेंगे कि 7 के सामने 14 कैसे लिखा गया है। तो मेरे भाई यहाँ पर भी ध्यान से देखिए 7 के सामने 14 बन जाएगा कैसे, यदि हम 7 का क्या कर दें, 2 गुना कर दें, तो 7 का 2 गुना होता है 14। यानी कि 7 के सामने यहाँ पर देखिए लिखा गया है 14। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर आप आसानी से बता दोगे कि 9 के सामने क्या लिखा जाएगा। तो सभी की तरह मेरे भाई क्या करेंगे, इस 9 से प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने के लिए इस 9 का भी हम क्या कर देंगे, 2 गुना कर देंगे। 9 का 2 गुना कितना होता है, तो मेरे भाई 9 का 2 गुना होता है 18। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 18। अब हमें देखना है कि संख्या 18 किसी ऑप्शन में है। तो आंसर है संख्या 18 हमें दी गई है ऑप्शन ए के अंदर है। तो तीसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि तीसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। और मेरे भाई इसी के साथ में देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी के अंदर सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए जीके, जीएस, मैथमेटिक्स, साइंस, करंट अफेयर्स और रीजनिंग के टॉपिक वाइज लगभग 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट तैयार किया है। यदि आप ये 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट लेना चाहते हैं तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकते हैं। और मेरे भाई इस पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 51 रुपये। यानी कि 51 रुपये की फीस के अंदर आपको रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर टॉपिक वाइज लगभग 21,000 प्लस क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट आपको दिया जाएगा। और मेरे भाई ये सभी क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए रामबाण साबित होने वाले हैं। तो जल्दी से जाइए और इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस पीडीएफ सेट को ले लीजिए और एग्जाम से पहले अपनी तैयारी को मजबूत बना लीजिए, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को ज्ञात करें। यानी कि चौथा प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई जल्दी से एक काम कीजिए, इस क्लास को रोकिए और इस प्रश्न को अपने स्तर से सोल्व करके कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताइए कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। और जिस भी अभ्यर्थी ने इस प्रश्न का करेक्ट आंसर दे दिया समझना वो पहली बार के अंदर ग्रुप डी के अंदर सिलेक्शन पाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपने इस प्रश्न को जरूर सोल्व किया होगा। तो आइए देखते हैं कि आपका आंसर क्या आया है। तो मेरे भाई यहां पर ध्यान से देखिए इस प्रश्न को किस लॉजिक के आधार पर सोल्व किया गया है। तो यहां पर देखिए इस सीरीज को सोल्व किया गया है कैसे। तो मेरे भाई पहली दो संख्याओं को जोड़कर अगली संख्या लाई गई है कैसे, तो वो देखिए यहां पर देखिए यहाँ पर जो ये 6 है और ये दूसरी संख्या 9 है, इन दोनों को आपस में जोड़कर तीसरी संख्या लाई गई है। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए 6 और 9 को आपस में जोड़ देंगे तो 6 और 9 मिलकर बन जाएगा 15। और यहाँ पर देखिए 15 दिया गया है। फिर क्या किया गया है, पहली संख्या को छोड़ा गया है, उसके बाद में जो दो संख्या हैं उन दो को जोड़कर उससे अगली संख्या लिखी गई है कैसे। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई यहाँ पर 9 और 15 को आपस में जोड़ देंगे। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए मेरे भाई 9 और 15 को आपस में जोड़ देंगे तो 9 और 15 मिलकर बन जाएगा 24। और 24 यहाँ पर देखिए दिया गया है। इसी प्रकार से देखिए फिर से क्या करेंगे, एक संख्या को छोड़ देंगे, अगली संख्या ज्ञात करेंगे। तो मेरे भाई देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, 15 और 24 को जोड़ देंगे तो उससे अगली संख्या आएगी। तो यहाँ पर देखिए
15 प्लस 24 कितना हो जाएगा? तो मेरे भाई 15 प्लस 24 हो जाएगा कितना? 39 है। इसी प्रकार से हम क्या कर देंगे, फिर से एक संख्या को छोड़ देंगे, तब हम क्या करेंगे 24 और 39 को आपस में जोड़ेंगे। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए, यदि हम 24 और 39 को आपस में जोड़ देंगे तो 24 और 39 मिलकर बन जाएगा 63। अब इसी प्रकार से आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम क्या कर देंगे, 63 और 39 इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, यदि हम 39 और 63 इन दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ देंगे तो 39 और 63 मिलकर बन जाएगा 102, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 102। अब हमें देखना है कि 102 किसी ऑप्शन में है, तो आंसर 102 हमें दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर है। तो चौथे प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि चौथा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जिन भी अभ्यर्थियों का 102 आंसर आया था, समझना उनकी तैयारी बेहतर है। और मेरे भाई आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर बहुत ही जबरदस्त क्लासेज आपको करवाई जाएंगी। और यदि आपको सिलेक्शन लेना है सच में ग्रुप डी के अंदर है, तो हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जितनी भी क्लासेज होती हैं उन सभी क्लासों को आप एग्जाम तक जरूर देखना। मैं आपको गारंटी देता हूं आप पहली बार के अंदर ग्रुप डी एग्जाम के अंदर सिलेक्शन पाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को ज्ञात करें। यानी कि पांचवा प्रश्न भी आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है। और मेरे भाई आपसे पूछा गया है कि इस सीरीज में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं, फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए। मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए, सीरीज को किस लॉजिक के आधार पर सोल्व किया गया है। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले तो मेरे भाई यहां पर देखिए 3 से यहां पर कितना बन रहा है 10 है। 3 से 10 कैसे बनेगा, तो यहां पर देखिए 3 से 10 बन जाएगा कैसे, यदि हम 3 के अंदर क्या कर दें प्लस 7 कर दें तो 3 और 7 मिलकर बन जाएगा 10। फिर देखिए 10 से कितना बन रहा है 24 है, तो 10 से 24 कैसे बनेगा, तो मेरे भाई यहां पर देखिए यदि हम 10 के अंदर क्या कर दें प्लस 14 कर दें तो 10 और 14 मिलकर बन जाएगा 24। फिर देखिए 24 से कितना बन रहा है 52 है, तो 24 से 52 कैसे बनेगा, तो मेरे भाई यहां पर ध्यान से देखिए यदि हम 24 के अंदर क्या कर दें प्लस 28 कर दें तो 24 और 28 मिलकर बन जाएगा 52। अब इसी प्रकार से आगे देखिए 52 से कितना बन रहा है 108 है, तो 52 से 108 कैसे बनेगा, तो मेरे भाई यहां पर ध्यान से देखिए यदि हम 52 के अंदर क्या कर दें प्लस 56 कर दें तो 52 और 56 मिलकर बन जाएगा 108 है। अब इसी प्रकार से हमसे पूछा गया है कि 108 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने से पहले आपको क्या करना है, नीचे जो ये वाली संख्या है इस संख्या को ध्यान से देखना है और यहाँ पर पता लगाना है कि यहाँ पर क्या हुआ है। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए, सबसे पहले तो जो संख्या है इसको देखिए कि यहाँ पर हुआ क्या है। तो देखिए सबसे पहले क्या हुआ प्लस 7, उसके बाद में क्या हुआ प्लस 14, उसके बाद में क्या हुआ प्लस 28, उसके बाद में क्या हुआ प्लस 56, यानी कि सभी के अंदर क्या हो रहा है प्लस हो रहा है। तो इतना हमें भी पता चल गया कि आगे भी क्या होगा प्लस होगा, लेकिन कितना प्लस होगा वो कैसे ज्ञात करेंगे, यानी कि 56 से अगली संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो मेरे भाई यहां पर ध्यान से देखिए 7 से कितना बन रहा है 14, 7 से 14 बन जाएगा कैसे, तो यहां पर देखिए यदि हम 7 का क्या कर दें 2 गुना कर दें तो 7 का 2 गुना होता है 14। फिर देखिए 14 से कितना बन रहा है 28, 14 से 28 कैसे बनेगा, तो यहां पर भी देखिए यदि हम 14 का क्या कर दें 2 गुना कर दें तो 14 का 2 गुना होता है 28। फिर देखिए 28 से कितना बन रहा है 56, 28 से 56 कैसे बनेगा, तो यहां पर भी देखिए यदि हम 28 का हम क्या कर दें 2 गुना कर दें तो 28 का 2 गुना होता है 56। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे 56 से अगली संख्या निकालेंगे, तो 56 से अगली संख्या निकालेंगे कैसे, तो वो देखिए मेरे भाई यहां पर देखिए यहां पर सभी का क्या हो रहा है 2 गुना हो रहा है। तो 56 से अगली संख्या निकालने के लिए हम यहां पर क्या कर देंगे 56 का कर देंगे 2 गुना। तो 56 का 2 गुना कितना होता है, तो मेरे भाई 56 का 2 गुना होता है 112, यानी कि 56 के बाद में संख्या प्लस होगी 112। अब हमें क्या करना है इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी कैसे, यदि हम इस 108 के अंदर क्या कर दें
इस 112 को ऐड कर दें तो इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए, यदि हम क्या करें 108 के अंदर प्लस 112 कर देंगे तो इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी। तो 108 और 112 मिलकर कितना बन जाएगा? तो मेरे भाई 108 और 112 मिलकर बन जाएगा 220, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 220। अब हमें देखना है कि संख्या 220 किसी ऑप्शन में है। तो आंसर है संख्या 220 हमें दी गई है ऑप्शन है डी के अंदर है। तो पांचवें प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि पांचवा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत की पहली बुलेट ट्रेन किन दो शहरों के बीच चलेगी? ऑप्शन ए है मुंबई और अहमदाबाद के बीच, ऑप्शन बी है दिल्ली और कोलकाता के बीच, ऑप्शन सी है चेन्नई और बेंगलुरु के बीच, और ऑप्शन डी है पुणे और हैदराबाद के बीच। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि भारत की पहली बुलेट ट्रेन मुंबई और अहमदाबाद के बीच चलेगी। या फिर हम बोल सकते हैं कि जो भारत की पहली बुलेट ट्रेन है वो मुंबई और अहमदाबाद इन दो शहरों के बीच में चलेगी। तो छठे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने, चंद्रयान 3 मिशन को किस वर्ष सफलतापूर्वक चंद्रमा की सतह पर उतारा गया था? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि चंद्रयान 3 मिशन को वर्ष 2023 में सफलतापूर्वक चंद्रमा की सतह पर उतारा गया था। तो सातवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत के पहले परमाणु परीक्षण स्माइलिंग बुद्धा का प्रशिक्षण कहाँ किया गया था? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि भारत के पहले परमाणु परीक्षण स्माइलिंग बुद्धा का प्रशिक्षण कहाँ किया गया था? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि भारत के पहले परमाणु परीक्षण स्माइलिंग बुद्धा का प्रशिक्षण किया गया था पोखरण में। तो आठवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। नौवां प्रश्न है आप सभी के सामने, मेक इन इंडिया अभियान किसने शुरू किया था? ऑप्शन ए मनमोहन सिंह ने, ऑप्शन बी है नरेंद्र मोदी ने, ऑप्शन सी है अटल बिहारी वाजपेयी ने, और ऑप्शन डी है राजीव गांधी ने। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि मेक इन इंडिया अभियान शुरू किया था नरेंद्र मोदी ने। तो मेरे भाई नौवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने, संयुक्त राष्ट्र महासभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है जिनेवा में, ऑप्शन बी है न्यूयॉर्क में, ऑप्शन सी है वॉशिंगटन डीसी में, और ऑप्शन डी है पेरिस में। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि संयुक्त राष्ट्र महासभा का मुख्यालय स्थित है न्यूयॉर्क में। तो 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए, यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है
तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए। और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और आज की इस क्लास के अंदर हम रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करेंगे। इसलिए आप सभी को क्या करना है, इस क्लास के अंदर एंड तक बने रहना है और क्लास के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही होते हैं। और यदि आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से आता हो तो उस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर कमेंट करें। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने, ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाली गैस कौन सी है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाली गैस है क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, और इसी को बोला जाता है CFC। ठीक है, यानी कि काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि CFC का पूरा नाम क्या होता है। तो मेरे भाई याद रखना CFC का पूरा नाम होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। और मेरे भाई जो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस होती है ये ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है। ठीक है, तो 11वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यहीं से एक क्वेश्चन और बनता है और काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा भी जाता है कि ओजोन परत किन किरणों से हमारी सुरक्षा करती है। तो मेरे भाई याद रखना ओजोन परत सूर्य से आने वाली पैरा बैंगनी किरणों से हमारी सुरक्षा करती है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत में वन महोत्सव किस माह में मनाया जाता है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि भारत में वन महोत्सव मनाया जाता है जुलाई माह में। तो 12वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से CPU का पूरा नाम बताइए। या फिर देखिए इसी प्रश्न को एग्जाम के अंदर घुमाकर ऐसे भी पूछा जाता है कि CPU का पूरा नाम क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि CPU का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो 13वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी अभ्यर्थियों का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने, बाइनरी भाषा में कितने अंकों का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि बाइनरी भाषा में 2 अंकों का प्रयोग किया जाता है। तो 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से भारत रत्न पाने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि भारत रत्न पाने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि भारत रत्न पाने वाले पहले वैज्ञानिक थे CV रमन। तो 15वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यहीं से एक क्वेश्चन और बनता है और काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा भी जाता है कि रमन प्रभाव की खोज किसने की थी। तो मेरे भाई याद रखना रमन प्रभाव की खोज की थी वैज्ञानिक CV रमन ने। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक किसे कहा जाता है? तो
तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कहा जाता है विक्रम साराभाई को। तो 16वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारतीय संसद के कौन से सदन को लोकसभा कहा जाता है? ऑप्शन ए है निचले सदन को, ऑप्शन बी है ऊपरी सदन को, ऑप्शन सी है राज्यसभा को और ऑप्शन डी है विधान परिषद को। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि भारतीय संसद के निचले सदन को क्या कहा जाता है? लोकसभा कहा जाता है। तो 17वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है आप सभी के सामने, इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है मुंबई में, ऑप्शन बी है बेंगलुरु में, ऑप्शन सी है चेन्नई में और ऑप्शन डी है हैदराबाद में। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा? आपसे पूछा गया है कि इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। तो 18वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है आप सभी के सामने, परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए वर्ष 1948 में, ऑप्शन बी है वर्ष 1952 में, ऑप्शन सी है वर्ष 1958 में और ऑप्शन डी है वर्ष 1962 में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना हुई थी वर्ष 1948 में। तो 19वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई इसी के साथ में देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी के अंदर सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर टॉपिक वाइज लगभग 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट तैयार किया है। यदि आप ये 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट लेना चाहते हैं तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और मेरे भाई इस पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 51 रुपये, यानी कि 51 रुपये की फीस के अंदर आपको ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर टॉपिक वाइज लगभग 21,000 प्लस क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और मेरे भाई ये सभी क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए रामबाण साबित होने वाले हैं। तो जल्दी से जाइए और इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस पीडीएफ सेट को ले लीजिए और एग्जाम से पहले अपनी तैयारी को मजबूत बना लीजिए। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा था? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र था तारापुर। तो 20वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो मेरे भाई आज की इस क्लास के अंदर इतना ही। यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो
तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और आज की इस क्लास के अंदर हमने 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं। तो इन 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है। और जिन भी अभ्यर्थियों के इन 20 में से लगभग 18 प्लस क्वेश्चन सही हुए हैं, तो समझना उनकी तैयारी बेहतर है। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ सुबह 7 बजे।